कि आज की वीडियो हम आपको भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण फार्मूले बताने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तक आपके न्यूमेरिकल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके पूछे गए हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखते हुए जाइएगा। साथ में हम लोग यहाँ पर इसके मात्रक के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यूनिट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सरल से हम लोग कठिन फार्मूले की ओर चलेंगे क्योंकि सिंपल फार्मूले का प्रयोग जो है वो बड़े या फिर कठिन फार्मूले में किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इन सभी फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी तक आपके एग्जाम में ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले फार्मूले से। यहाँ पर देखिए पहला हमारा फार्मूला है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो वेग परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण होती है। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई पिंड है वो पहले 10 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था और अभी उसकी चाल जो है चेंज होकर के 15 किलोमीटर पर घंटा हो गई। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग जो होता है वो u होता है और अंतिम वेग v होता है। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा v क्या होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को आपको घटा देना है, यही वेग में परिवर्तन होता है। मतलब 15 से अगर आप 10 घटाएंगे तो 5 जो आ जाएगा वो वेग में परिवर्तन आ जाएगा और उसमें अगर समय का भाग कर देंगे तो ये त्वरण का आपका फार्मूला आ जाएगा। अगर मात्रक या फिर यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण होता है। अगर सेकंड को आप ऊपर ले आएंगे तो सेकंड की पावर -2 इस प्रकार से भी इस मात्रक को लिखा जाता है और बहुत बार ये त्वरण से ही डायरेक्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है बल का। F बराबर देखिए एम ए होता है, काफ़ी प्रचलित फार्मूला है और सबको आता होगा। अगर देखिए लीनियर मोशन हो रहा है तब आपको F बराबर एम ए लगाना है। अगर देखिए कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तब आपको F बराबर एम जी लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता है, द्रव्यमान या फिर मास होता है और a आपका एक्सेलरेशन या फिर त्वरण होता है। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका न्यूटन भी होता है और डाइन भी इसका मात्रक होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। अगर F बराबर ma से अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो kg मीटर सेकंड की पावर -2 जो होता है ये बल का आपका मात्रक होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फार्मूला है संवेग का या फिर मोमेंटम का। तो मोमेंटम P बराबर mv के होता है जहाँ पर m इसका द्रव्यमान होता है और वे v जो होता है वेग होता है। अगर मात्रक की बात करेंगे तो kg मीटर सेकंड की पावर -1 ये आपका संवेग का मात्रक होता है और संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है संवेग परिवर्तन की दर मतलब कि mv/t जो होता है ये फोर्स के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है क्योंकि v/t जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए F बराबर ma आपका आ जाता है गति के दूसरे नियम से। ठीक है, गति के दूसरे नियम से फार्मूला मिलता है और गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर अगर आपसे पूछेगा तो बल होगा क्योंकि P बराबर mv होता है और T से भाग करेंगे तो वो आपका बल का फार्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फार्मूला है आवेग का। तो J बराबर होता है F इंटू टी, मतलब कि बल और समय का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेग का ये आपका फार्मूला बन जाता है। मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड जो होता है ये आवेग का मात्रक होता है। अब देखिए गति के 3 समीकरण ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन्हें भी आपको दिमाग में रखना है। तो पहला हमारा देखिए गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ध्यान में रखना ये हमने आपको लीनियर मोशन बताया है, मतलब अगर कोई पिंड पृथ्वी पर चल रहा है तब आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अगर कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे की ओर आ रहा है तो वहां पर आपको v बराबर u प्लस ए टी की जगह पे आपको gt का प्रयोग करना है और gt का प्रयोग करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है अगर आपने पिंड को नीचे से ऊपर फेंका है तब आपको माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर आपने पिंड को ऊपर से नीचे फेंका है तब तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। और एक फार्मूला देखिए यहाँ पर है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। nवें सेकेंड में मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 6वें सेकेंड में पिंड का विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या होगी, u प्लस 1/2a 2n-1 ये nवें सेकेंड में चली गई दूरी या फिर विस्थापन होता है। तो 6वें सेकेंड में या फिर 7वें सेकेंड में तो n की जगह पर आपको उतना रख देना है और u आपको दिया जाएगा, एक्सेलरेशन आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से nवें सेकेंड में आप चली गई दूरी को भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए गति के समीकरण में एक और संबंध आपसे पूछता है कि पहला जो हमारे समीकरण है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाएगा आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण जो है
स्थिति या फिर विस्थापन और समय के बीच में रिलेशन को दर्शाता है दूसरा समीकरण। तीसरा वाला समीकरण जो है ये आपका वेग और विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाता है तीसरा वाला समीकरण। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप्त गति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। कोई पिंड को आप अगर इस प्रकार से फेंकते हैं तो वहां पर आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा टाइम आप उसका फ्लाइट कितना है, उसका उड्डयन काल, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा है। तो उसके लिए आपको t बराबर 2u sin थीटा अपन g का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का कोण भी बनता है और प्रारंभिक वेग आपको पता होना चाहिए और g की वैल्यू तो आप रख सकते हैं 9.8 या फिर 10 का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी महत्तम ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना महत्तम ऊंचाई ये होती है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g का आपको प्रयोग करना है। तो इस मोशन में महत्तम ऊंचाई जो है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको निकल कर चली आएगी। अगर रेंज की बात करेगा, परास मतलब कि अगर पिंड को आपने यहाँ से यहाँ तक फेंका है तो कितना परास या फिर रेंज उसने लिया है, तो r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अगर आपको मैक्सिमम रेंज प्राप्त करनी है तो थीटा का मान यहाँ पर आपको 45 रखना पड़ेगा। थीटा 45 दूनी 90 साइन थीटा हो जाएगा और 90 का मान जो होता है 1 होता है, तो यू स्क्वायर अपान जी आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर डिग्री जो है 45 रख दी तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको रेंज प्राप्त होगी। तो इससे आपसे प्रक्षेपवक्र से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस फार्मूले से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टार्क जो होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, F इंटू डी होता है। मतलब बल और बल युग्म की जो भुजा होती है उसे कहते हैं डी और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये टार्क हो गया, बल आघूर्ण। देखिए बल से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। बल बराबर होता है F इंटू एस। एक तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि बल और विस्थापन, एस जो होता है विस्थापन होता है, ठीक है। अब अगर थीटा यहाँ पर कोण बन रहा है तो एफ एस कॉस थीटा का भी प्रयोग किया जाता है बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, अगर देखिए बल आप लगा रहे हैं किसी दीवार में और विस्थापन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कार्य हमारा शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। तो विस्थापन होना जरूरी है। अगर थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा तब भी कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि कास थीटा जो होता है वो 0 होता है। तो बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 नहीं होना चाहिए, तो कार्य शून्य हो जाएगा। और अगर आपको कार्य जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त करना है तो थीटा का मान अगर 0 है, मतलब कि बल की दिशा में अगर आपका कार्य हो रहा है तब सबसे ज़्यादा कार्य यहाँ पर होता है। मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर F इंटू एस से निकालेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। तो जूल जो होता है कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का मात्रक भी होता है, आपका जूल ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है शक्ति का, क्योंकि P बराबर होता है W अपान टी, मतलब कि कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति होती है। इसका मात्रक जो होता है वाट होता है, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकंड की पावर -1। और हार्स पावर में भी शक्ति का मात्रक लिखा जाता है, ठीक है। और 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखिए यहाँ पर एक मात्रक और बन सकता है, क्योंकि कार्य अपान समय है तो जूल अपान सेकेंड जो होगा वो मात्रक जो हो जाएगा वो शक्ति का ही मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो मात्रक कई प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा गतिज ऊर्जा से है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, ये ध्यान रखना है, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। और गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²। p जो होता है वो आपका संवेग या फिर मोमेंटम होता है, अपान 2m जो होता है ये मास हो गया। कैसे संबंध आपको निकालना है ये आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर p बराबर mv होता है ना संवेग, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, p² बन जाएगा, इधर m² बन जाएगा और v² बन जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करिए 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें बनाना है। और यहाँ पर m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv² होती है, तो एक काम करिए ना 1/2 mv² कर लीजिए और m को जो 2 m यहाँ पर लगे हैं उनको नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये संबंध आपके सामने आ गया, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो p²/2m, इस तरह से आप लोग यहाँ पर से संबंध को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। मतलब m जो हो गया द्रव्यमान हो गया, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो गया और h जो हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो कि F होता है। ये क्या होता है, जी की हमारा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये वैल्यू पूछी गई है। साथ में दो पिंड हो गए जिनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर जो होता है वो उसमें भाग करना होता है, तब आपको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला मिलता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछता है तो जी बराबर होता है GME, मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, और बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो ये गुरुत्वीय त्वरण का आपको यहाँ पर से फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है उपग्रह का कक्षीय वेग v बराबर होता है √GME/r। मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई और कोई उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका कक्षीय वेग निकालने का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर g की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होती है। पृथ्वी का मास रख लीजिए और यहाँ पर इसकी त्रिज्या रख लीजिए तो आप उपग्रह का कक्षीय वेग निकाल सकते हैं। तो इन सब वैल्यू को अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर उपग्रह का कक्षीय वेग निकल कर आता है 8 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड के वेग से कोई भी उपग्रह जो है कक्षा में अपने चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। अगर हम पलायन वेग की बात करेंगे तो पलायन वेग होता है अगर किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से पृथ्वी से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके ये बाहर निकल जाता है, मतलब ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। इसी कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि √2GRE होती है। RE की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जी की वैल्यू रख देंगे तो एस्केप वेलोसिटी आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग आ जाता है पलायन वेग का। और यहाँ पर कक्षीय वेग और पलायन वेग में एक संबंध होता है, तो VE बराबर होता है √V0 के। तो ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कि आपको याद रखना है कि पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना ज़्यादा होता है। ये दोनों में संबंध होता है और कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए डेंसिटी क्या होती है, द्रव्यमान अपान आयतन m/v होती है जिसका मात्रक होता है kg/मीटर³ होता है। ठीक है, तो डेंसिटी का ये हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रेशर का क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर या फिर दाब कहते हैं। इसका मात्रक होता है N/मीटर², या फिर पास्कल में भी आपका इसका मात्रक जो है वो दाब का होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पृष्ठ तनाव, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, एकांक लंबाई में लगने वाले बल को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं और इसका मात्रक होता है N/मीटर। ठीक है, दोनों का मात्रक को देख लीजिएगा। ये एकांक लंबाई पर बल लगता है उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव, और एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को कहते हैं दाब। ठीक है, दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान से देखना है। अब बात कर लेते हैं सरल लोलक की, उसका आवर्तकाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से कोई लोलक अगर आपने लटका दिया है और उसके आवर्तकाल की बात करेंगे तो T बराबर होता है 2π√L/g के होता है। मतलब जो लंबाई है उसको अंडर में आपको रखना है और g का मान रखना है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो निकल कर चलाएगा। और एक फार्मूला और है v बराबर n के, इससे भी कई क्वेश्चन बने। तो मतलब कि चाल और आवृत्ति तरंग दैर्ध्य इन तीनों में संबंध होता है v बराबर n का। ठीक है, जहां पर आवृत्ति भी आपको याद रखना, आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। ठीक है, ये भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल का भी फार्मूला याद कर लीजिएगा। प्रतिबल बराबर होता है बल अपान क्षेत्रफल, ये भी हमारा प्रतिबल के बराबर होता है। तो मतलब कि जो आपका प्रेशर हो गया उसी के समान जो है वो प्रतिबल का फार्मूला भी होता है। अब देखिए दर्पण से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका दर्पण की फोकस दूरी और एक आपकी लेंस की फोकस दूरी निकालने का फार्मूला। तो दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, यहाँ पर प्लस होता है, और फोकस दूरी लेंस की निकालना हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है, जहाँ पर वस्तु रखी गई है। तो इन दोनों फार्मूले को आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस हो जाता है लेंस में और दर्पण में हर जगह पर प्लस होता है। देखिए फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर होता है 1/f के। मतलब अगर फोकस दूरी का अगर आप 1/, कर देंगे तो यहाँ पर लेंस की क्षमता आ जाएगी, और लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में होती है। कूलाम के नियम से क्वेश्चन बनता है कि दो आवेशों के बीच में
जो फोर्स लगता है वो कूलाम के नियम में F बराबर आता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब कि Q एक आवेश हो गया, दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर देंगे तो ये कूलाम का नियम भी हो गया और आवेश के बीच में लगने वाले बल का फार्मूला भी हो गया। जहाँ पर इप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है जो कि होती है निर्वात में विद्युतशीलता 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 जो होती है ये इप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो 9 × 10⁻9 जो होती है ये इसकी टोटल वैल्यू होती है। ये भी आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है विद्युत विभव का। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। ठीक है, तो W अपान आवेश जो होता है ये विद्युत विभव का फार्मूला होता है। मात्रक होगा इसका जूल अपान कूलाम के। एक फार्मूला और आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है प्रतिरोध से। प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A, जहाँ पर रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, और ये चालक की लंबाई होती है और चालक के अनुकर्ष काट का क्षेत्रफल जो होता है, तो प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर, विशिष्ट प्रतिरोध पर और अनुकर्ष काट के क्षेत्रफल पर। इससे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट फार्मूला है Q बराबर IT। इससे भी कई क्वेश्चन बने हैं आपके, जो अभी आपका LP का पेपर हुआ है तो रेलवे में कई क्वेश्चन आपके इससे देखे गए हैं Q बराबर IT से, जहाँ पर Q क्या है? आवेश होता है, I यहाँ पर धारा होती है और T यहाँ पर समय होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ होता है V बराबर IR के, जहाँ पर V क्या होता है? विभवांतर होता है, I हमारी धारा होती है और R यहाँ पर प्रतिरोध होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको इन सब फार्मूले के बारे में बताया है और इससे आने वाले अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा से और स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें हमने आपको सरल से लेकर के मीडियम तक जितने भी फार्मूले अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में डिस्कस किया है। कुछ और फार्मूले बचे हैं, उससे भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ छोटे छोटे फार्मूले और हैं, जैसे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, कोई कोण आपको निकालना है तो चाप बटे त्रिज्या कर देंगे तो कोण की वैल्यू यहाँ पर से निकल आती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है M बराबर होता है mv²/r होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन नहीं बने लेकिन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, इसीलिए इसमें चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r, इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम बात करते हैं कार्य की, तो कार्य का मात्रक देखिए क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर हम बात करेंगे कि अर्ग क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के होता है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के होता है। तो ये भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ लिख के बताई नहीं जा सकती है। जब कहीं पर प्रयोग होता है तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, जी के मान की बात करेंगे तो जी का मान जो होता है पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी घटता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। पृथ्वी पर अगर हम बात करेंगे ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा जी का मान होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है। ये आपको याद करके चलना है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो काफ़ी फार्मूले इसमें हो गए।